तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो बारहा दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। बिलखुसूस लोगों को सीधी बात से जोड़ने में हमारी ज़रूर मदद करें, ताकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सीधी बात को अभी आए हुए 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं और बल्कि 10वें साल में हम कुछ ही महीनों में कदम रखने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में हम ये टारगेट बना करके चल रहे हैं कि 10 साल की तकमील पर कम से कम हमारे सब्सक्राइबर की तादाद 2 मिलियन तक पहुंच जाए। और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप इस सिलसिले में हमारा ताउन करें, अपने दोस्तों अहबाब को और अपने जितने भी जानने वाले, पहचानने वाले, सही सच्ची खबर सुनने के शायकीन, हकीकत को सुनने वालों की बहुत बड़ी तादाद है, उनको इसके साथ जोड़ें। इतना बड़े तंग हालात में, मुश्किल हालात में, हर तरह की खिंचाव और दोस्त कम और दुश्मनों की तादाद में इजाफे के साथ साथ इतना लंबा सफ़र तय करना, बिलखुसूस सहाफ़ती बरादरी में अपनी शनाख्त को कायम रखते हुए, अपनी पहचान को कायम रखते हुए और रास्ते में आने वाले तमाम रुकावटों को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सीधी बात गुज़श्ता 8 साढ़े 8 साल से इसी सिलसिले में जो कोशिशें कर रहा है, करता आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो इस वजह से आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हर एतबार से इसको जो है आप मजबूत करें, बिलखुसूस लोगों को जोड़ने के लिए। सिलसिले में एक अहम तरीन ऐलान भी मैं इंशाअल्लाह अभी कुछ दिनों में एक लाने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी। हमारी क्या जो है कार्रवाइयाँ हुई, कहाँ कहाँ खिदमत हुई और कैसे हुई, एक तारीख़ जो है वो आपके सामने लाने के बाद फिर एक खुसूसी चीज़ के आपके सामने मुतालबे किए जाएंगे। वह कह आपकी ज़िम्मेदारी मान करके चलें, अपनी कौम की, अपनी मिल्लत की, जो भी छोटे पैमाने पर ही सही और हकीकी खबरों को पूरी टीम वर्क के साथ आपके साथ पहुंचाने की सीधी बात की जानिब से कोशिशें होती हैं। और मिल्लत और कौम के लिए जो फ़ायदा पहुंचने वाली चीज़ें होती हैं उसको आप तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरह से कोशिशें की जाती हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब से जेडीएस जो है वो अपनी सेकुलरिज्म का मुखौटा उतार करके और मुसलमानों से दुश्मनी निकालने के लिए कहा जा सकता है, बीजेपी के संग जो है गठजोड़ किया, तब से इसकी मुसीबतों में इजाफा होता जा रहा है। महसूस ये किया जा रहा था कि बीजेपी की संगत में आने की वजह से शायद जेडीएस को बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी कर्नाटक में एमपी इलेक्शंस, एमपी इंतखाबात के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिवाय 2-3 सीट्स के कहीं भी इनको सीटें नहीं मिली। अब कर्नाटक के हासन के जो उम्मीदवार हैं प्रज्वल रेवन्ना, वो अब जिनसी स्कैंडल में फंस गए हैं और ये उम्मीदवार भी हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने हासन लोकसभा सीट से बीजेपी और जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के जिनसी स्कैंडल की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम बनाने का फैसला कर लिया है। अरे प्रज्वल रेवन्ना कौन है? वो देवेगौड़ा के पोते हैं, यानी उनके बड़े बेटे के बेटे हैं।
प्रज्वल रेवन्ना मुबैना वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने हुकूमत को खत लिखकर इस सिलसिले में SIT की तश्कील का मुतालबा किया, जिस पर हफ्ता 27 अप्रैल को वज़ीर आला सिद्धारामैया ने SIT बनाने की हिदायत जारी की थी। नाज़रीन गिरामी, जिला हासन में फहश वीडियो क्लिप्स बुरी तरह से वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया कि हुकूमत में प्रज्वल रेवन्ना के फहश वीडियो मामले में खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम बनाने का फैसला कर लिया है। खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने हुकूमत को खत लिखकर SIT से जांच कराने की भी दरख्वास्त की है। कर्नाटक की विमेन कमीशन ने JDS MP प्रज्वल के सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो का नोटिस लिया था और वज़ीर आला को खत लिखा था। अब खबर आ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना जो साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा के पोते हैं और कर्नाटक हुकूमत के साबिक वज़ीर HD रेवन्ना के बेटे हैं, वो हासन सीट से MP हैं और इस बार भी पार्टी ने उन्हें हासन लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। लेकिन उनकी इस वक्त जो वीडियो वायरल हुई है उसमें बहुत ही ज़्यादा ख़वातीन के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादतियाँ करते हुए या बहुत ही ऐसी फहश चीज़ होते हुए किसी ने रिकॉर्ड करके उसको सामने लाया है। अब खबर ये आ रही है कि ये बैरून मुल्क भी चले जा चुके हैं और यहाँ पर फिलहाल भारत में नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के कर्नाटक में बन रही है। लोग दावा तो कर रहे हैं हासन में जो वोटिंग हो चुकी है कि उसमें प्रज्वल रेवन्ना जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हुई इससे इनके पूरे ख़ानदान की, गौड़ा ख़ानदान की जो है बहुत ही ज़्यादा तौहीन हुई है, बेइज्जती की जा रही है। अलग अलग तरह के तबसरे लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के मुख्तलिफ लीडरान अलग अलग तरह से इसको जो है BJP को भी और JDS को भी जो है निशाने पर ले रही है। नाज़रीन गिरामी, वोटिंग के दौरान BJP MLA की गुंडागर्दी सामने आने की खबरें सामने आई। एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और BSF नौजवान और BLO को धमकाने वाला ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। राजस्थान में लोकसभा की तमाम 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस दौरान लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो, जिसको लेकर कि BJP के लीडरान किस तरह से पुलिस का एहतराम करते हैं, सरकारी अफसरान का एहतराम करते हैं, यहाँ तक कि जो है फौजी नौजवानों का किस तरह एहतराम करते हैं, तौहीन करते हुए उनकी बेइज्जती करते हुए इस बात को इस वक्त वीडियो के साथ शेयर करने की कोशिश हो रही है। ये वीडियो दरअसल जोधपुर के शेरगढ़ से MLA बाबू सिंह राठौड़ की है, जो दबंगई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस स्टेशन पर तैनात BSF जवान पर BJP रुकन असलम नाराज़ हो रहे हैं, उसके साथ वो धमकी देते नजर आ रहे हैं। और वीडियो लोकसभा के दूसरे मरहले की वोटिंग के दौरान 26 अप्रैल को बनाया गया है। वीडियो जोधपुर के चम्मू गांव के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, प्राइमरी हाई स्कूल नाथधाव बूथ का बताया जा रहा है। ये वीडियो शनिचर को सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं सरकारी अफसरान को। आप देख लें। मैं दूसरी खबर। नाज़रीन गिरामी, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, यानी BJP हार रही है। इंडिया अलायंस 300 पार करेगा। 2 मरहलों की वोटिंग के बाद संजय रावत ने खुल्लम खुल्ला दावा कर दिया है। जी हां, शिवसेना UBT लीडर संजय रावत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि इस मुल्क में 10 साल से एक डिक्टेटर हुक्मरानी कर रहा है। इससे तो बेहतर है कि मुल्क में एक मखलूत हुकूमत कायम हो। हम 2 वज़ीर आज़म बनाएं या 4, ये हमारी मर्जी है, लेकिन इस मुल्क को डिक्टेटरशिप की जानिब हम नहीं जाने देंगे। इंडिया अलायंस 300 पार कर रहा है। इससे कबल हफ्ता 27 अप्रैल को संजय रावत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कोल्हापुर दौरे के हवाले से बड़ा बयान दिया था। रावत ने कहा था कि PM मोदी ने महाराष्ट्र में अपना खीमा लगा लिया है। इसके अलावा वो मुंबई में भी 7 मीटिंगें करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में महाराष्ट्र के लोगों को समझना पड़ेगा कि PM मोदी छत्रपति शाहू महाराज को शिकस्त देने महाराष्ट्र आते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप जैसे जानते हैं, दोनों मरहले की वोटिंग के बाद इस वक्त अक्सर अखबारात का भी और बहुत सारे चैनलों का भी ये रुख बताया जा रहा है कि जो है इस वक्त इंडिया अलायंस को ज़्यादा सीट मिलने की उम्मीदें हैं और एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, और इस वक्त भाषण को देख कर के भी BJP लीडरान के इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। ज़मीनी सतह पर जो है काम ना करने की वजह से उन लोगों के पास इस वक्त हिंदू मुस्लिम हथियार के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। कर्नाटक में ही आज PM मोदी ने यह साफ कह दिया कि जो
रियासत अभी जो बेंगलुरु हाल ही में धमाका हुआ है, उसमें जो कैफे में धमाका हुआ, वो धमाका होने के बाद कांग्रेस कहती है कि ये गैस धमाका था, जबकि उसके बाद किस तरह तहकीकात हुई और किस कदर इस मामले को सीबीआई के हवाले किया गया, उसके बाद नेशनल एजेंसी के हवाले किया गया। झूठ बोलने में रत्ती बराबर भी कतराते नहीं हैं हमारे पीएम मोदी साहब। और फिर उसको जोड़ दिया केरला के पीएफआई से, उसको फंडिंग भी वगैरह वगैरह। यानी कोई ना कोई मामला किसी ना किसी तरह से मुसलमानों का कहीं ना कहीं से नाम ला करके या उससे मुताल्लिका तंजीमों का नाम लेकर के माहौल को खराब करने में रत्ती बराबर भी ये लोग चूकते नहीं हैं। अब देखिए, मुसलमानों से मुताल्लिक पीएम के बयान पर तनकीद करने वाले बीजेपी से निकाले गए उस्मान गनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर अक़लियती मोर्चे के जिला सदर उस्मान गनी को पुलिस ने हफ्ते की सुबह गिरफ्तार किया। यानी कि आप हमारी बोली बोलो, हमारे मुखालिफ में अगर आप खड़े होंगे तो आप गलती करो ना करो, आपको सजा दी जाएगी। क्या ये ज़बान हाल से ही पैगाम दिया जा रहा है? ये कहते हुए इस वीडियो और इस खबर पर जो गिरफ्तारी के बाद तबसरे शुरू हो चुके हैं सोशल मीडिया में। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद पुलिस स्टेशन के इंचार्ज धीरेन्द्र सिंह ने फोन पर बीबीसी को बताया था कि 2 दिन पहले जब वो दिल्ली में थे तो पुलिस की गाड़ी उनके घर के करीब गई थी। पुलिस एहलकारों के साथ जो रुकावटें खड़ी कर रहे थे वो उलझ गए, जिसके बाद उस्मान गनी को सीआरपीसी की दफा 151 अमन की खिलाफ वर्जी के तहत गिरफ्तार किया गया। तमाम स्टेशन इंचार्ज ने यह नहीं बताया कि पुलिस की गाड़ी 2 रोज कबल उस्मान के घर के करीब गई क्यों थी। जब आप उसके घर के करीब गए होंगे, उन्होंने एतराज जताया होगा और किसी बात को लेकर के बोला होगा, तो इसका मतलब है कि आप उसको गिरफ्तार कर लें बगैर किसी गलती के। उस्मान गनी बीजेपी की तरफ से बीकानेर जिला अक़लियती मोर्चे के सदर थे। उन्होंने 3 दिन कबल दिल्ली में एक टीवी चैनल से बात करते हुए नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे। उस्मान गनी का बयान नश्र होने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकालने का खत जारी किया था। एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते उस्मान गनी ने कहा था कि हम 3-4 सीटें हार रहे हैं। बांसवाड़ा में मुसलमानों के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के बारे में उस्मान ने कहा था कि मुझे उनका बयान पसंद नहीं आया। यह अकेले नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं है, सैकड़ों मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता हैं। फिर उसके बाद जो है उनको पार्टी से हटाया गया, अब उनको जो है गिरफ्तार किया गया। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। अब फिर देखिए लोग नफरत का माहौल किस तरह में, जैसे इस तरह बताएं, इनके पास कोई भी चीज़ दिखा नहीं। गिरिराज सिंह मुस्लिम दुश्मनी में इंतहा करने वाला, मुसलमानों के खिलाफ बकवास बारहा करने वाला बेगूसराय का बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह फिर से हफ्ते के दिन कहा कि मुल्क की सबसे कदीम जमात ने मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काटा और उनके हुकूक छीन लिए। यानी मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने हिंदुओं का गला काटा है। अब कांग्रेस ने गुज़िश्ता 75 सालों में मुसलमानों को क्या दिया और उनसे क्या छीना, यह तारीख बताती है। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी बताती है कि उनको इस पसमानदगी में धकेलने वाले कौन थे। मुसलमानों की इख्तिसादी पसमानदगी ये बताती है कि 75 सालों से उनको धकेलने में इस पसमानदगी में कौन था। मुसलमानों की हर तरह की वो माशी पसमानदगी हो, तालीमी पसमानदगी हो, सियासी क़ियादत की पसमानदगी हो, इन तमाम चीज़ों को पीछे धकेलने में, यहाँ तक कि एक तरक्की याफ्ता मुस्लिम जो है कौम को पसमानदा बनाने में जिसका सबसे बड़ा किरदार रहा है। और इसको 12 हम अखबारात में पढ़ते हैं, कितने सियासी तबसरा निगार इस पर तबसरा करते हैं, कितने ही मुस्लिम कायदीन इस बात को लेकर के तशवीश का इजहार करते हैं कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया। तो आज उसी कांग्रेस को मुसलमानों के साथ हिमायत बताते हुए जो है उसको इस वक्त जो है हर बीजेपी का लीडर मुसलमानों को ये बावर कराने की कोशिश करता है या फिर गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदुओं को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, जबकि इसकी तबाही में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो कांग्रेस का है। और ये बारहा होता है। कांग्रेस के साथ इस वक्त अगर एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जुड़ी हुई है तो वो सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए है और पूरे मुल्क में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए है। बसूरत दीगर ये तो उससे बड़ी नुकसानदाह है। ये कहते हुए कितने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर उसमें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मीडिया डिबेट में इस बात का इजहार किया जाता है। अभी हाल ही में मुंबई में, महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को न दिए जाने की वजह से ये तबसरा फिर दोबारा निकल करके सामने आया है कि बीजेपी गैर मुस्लिमों को ये बावर कराने की कोशिश में फिर से मुसलमानों का नुकसान करवा रही है। जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी को भी हिंदू वोट चाहिए। वो जब तक पोलराइज नहीं करेंगे, उस हिंदुओं को ये बावर कराने की ये जब तक ये कोशिश नहीं करेंगे कि मुसलमान आपके दुश्मन हैं, उनको वोट नहीं मिलेंगे।
और कांग्रेस मुसलमानों से पल्लो झाड़ने की कोशिश करती है कि अगर हमें कहेंगे कि हम मुसलमानों के साथ में हैं तो उनके जो हिंदू वोट हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इधर मुसलमान का नाम लेकर के कांग्रेस फायदा उठा रही है, बीजेपी फायदा उठा रही है, इधर मुसलमानों से पल्लो झाड़ करके कांग्रेस फायदा उठाने के चक्कर में है, नुकसान ये भी पहुंचा रही है वो भी पहुंचा रही है। इसीलिए किसी ने लिखा था मुसलमान का ऐसा हाल है या फिर कि जो है वो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या फैसला ले, और उसको सियासी तौर पर इस कदर किनारा कर दिया गया है, इस कदर किनारा कर दिया गया है। और सेकुलर पार्टियों में से सबसे बड़ी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहलाई जाने वाली कांग्रेस पार्टी, ये मुकम्मल तौर पर उसको यकीन हो चुका है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारे पास ही आएंगे। और इसका खुल्लम खुल्ला हम लोगों ने जो है मुशाहिदा गुज़श्ता कई है इसमें कर रहा हूँ। मैं बहैसियत सहाफ़ी मैं ये तबसरा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि अभी हो चुके हैं कि आप देखेंगे कि एक पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है और एक एक उम्मीदवार जब जो है वो इलेक्शन का मौका आता है तो वो अलग अलग ज़बानों के अखबारात के लिए एक बजट मुख्तस करता है। आप जिस भी इलाके में रहते हैं, कन्नड़ अखबारात, उर्दू अखबारात, फलां 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 है। अफसोस का मरहला ये है कि कांग्रेस भी इस वक्त उर्दू अखबारात को दूर की बात, उर्दू के इलाके वाले जो ज़्यादा मुस्लिम वाले इलाके होते हैं वहाँ पर अपने कैंडिडेट जाने को भी कतरा रहे हैं। यानी वो जो सही कहा शायद आरिफ नसीम खान ने मुंबई में कि जो है कांग्रेस को मुसलमानों की वोट चाहिए लेकिन उनकी क़ियादत और उनके प्रॉब्लम्स हल करने का उनको कोई जो है फ़िक्र नहीं है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, चूँकि इंतखाबात के अभी और 5 मरहले हैं, जैसा कि मैंने कहा इस वक्त कांग्रेस मुसलमानों की मजबूरी है या फिर दीगर सियासी जितने भी जो है पार्टियां हैं। और मुझे कहने में कोई एतराज़ भी नहीं है और मुझे इसलिए कि जाहिर सी बात है कि सही और सच्ची हकीकी चीज़ों को पेश करना लाजमी है, किसी की चापलूसी करनी नहीं है। कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग हुई है तो मुसलमानों की हुई है। इसके बावजूद कर्नाटक की सूरत हाल ऐसी है कि कांग्रेस उम्मीदवार वो जो है मुस्लिम इलाकों में आकर के प्रचार करने के लिए या मुस्लिम रिपोर्टरों को इंटरव्यूज देने के लिए वो करीब करना नहीं चाहता। और ये सारा कुछ देखते हुए खामोश भी बैठे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में उर्दू अखबारात कैसा जिंदा रहेंगे, उर्दू चैनल्स कैसा जिंदा रहेंगे, मुस्लिम लीडरान कैसा जिंदा रहेंगे, या उनकी सियादत को कैसे माना जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त कोई भी बड़े से बड़े लीडर से हमने कितने लोगों से बात की, कितने मुस्लिम कायदीन से बात की, कोई खुले आम ये कहने की जरूरत नहीं कर रहा है, करेगा भी नहीं, इसलिए कि वो जानता है कि हकीकत क्या है कि फलां पार्टी को आप देख। ये कहा जा रहा है कि जो आइन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जमहूरियत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पार्टियों में से किसी पार्टी को चुन करके लाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो है इस वक्त जो है सब कुछ मुसलमानों से लेकर के भी वापस से कुछ नहीं मिल पा रहा है और मुस्लिम क़ियादत को टोटली ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं। ये सियासी तबसरों की वो खुलासा है जिसको मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त पेश किया। गुज़श्ता 2 दिनों से नेशनल मीडिया में हो रहे बहस मुबाहसे, अंग्रेज़ी अखबारात से लेकर के हिंदी अखबारात से लेकर के जितने भी भारत की इस वक्त वेबसाइट्स हैं या मकामी अखबारात में, जो नसीम खान ने जो सवाल उठाया मुंबई महाराष्ट्र में कि जो है हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें सियासत से महरूम किया जा रहा है ऐसी पार्टियों की जानिब से जो खुद को सेकुलर कहते हैं, उसके बाद जो बहस जारी है वो आज यहाँ तक आकर के पहुँची है। इससे पहले इस तरह का तस्करा एमआईएम भी कहती थी और एसडीपीआई भी कहती थी। इसके अलावा जो दलित तबकों से वाबस्ता मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां हैं, वो चाहे वामन मिश्राम की पार्टी हो या दीगर पार्टियां, इस बात का खुलेआम इजहार करती थी। लेकिन इस बार के आम इंतखाबात में कहें कि इस तरह से जो रवैया इस वक्त कांग्रेस की जानिब से कहें या इंडिया इत्तेहाद की जानिब से मुसलमानों के साथ हुआ, वो खुल करके सामने आया है।
अब सवाल ये होता है कि फिर अगर ये मामला है तो क्या किया जाए। इस आम इंतखाबात में जो फैसले हुए हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, उस पर मुसलमान अटल रहे, लेकिन उसके बाद जो है मेहनत करनी होगी सियासी, किन सियासी क़ियादत के साथ मिलकर के अपने मुस्लिम सियासी कायदीन को बचाया जाए, अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट में भेजा जाए, असेंबलियों में भेजा जाए, और उसके लिए क्या सियासी पॉलिसी होनी चाहिए। ये इलेक्शन के करीब जो है अपना झोला लेकर के कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी या दीगर सेकुलर पार्टियों के सामने जाने के बजाय कि हमें इतने सीट चाहिए, हमें इतने उम्मीदवार चाहिए, वो डंके के चोट पर कहे कि हक हमारा है, हमें दे, अगर नहीं तो फिर हम वोटिंग का भी बायकॉट करेंगे और हम आपके साथ नहीं आएंगे, चाहे हार हो जाए। जब ये ठोस फैसला लेने की ताकत मुसलमानों में पैदा होगी, तब ये लोग आपके पास झुकेंगे। बसूरत दीगर वो आपको ऐसे ही फुटबॉल की तरह खेलते रहेंगे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पर, हर पार्टी मारेगी, और ये फुटबॉल जो है कभी यहाँ पर गोल करता हुआ नजर आएगा, कहीं पर वो गोल करता हुआ नजर आएगा। गोल तो वो कर करके फ़ायदा उठा ले जाएंगे, लेकिन ये फुटबॉल जो है वो बुरी तरह से मार खा खा करके जो है बोसीदा हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ये तज़किरा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इधर जो सूरत हाल बन रही है या बनाए जाने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसे में इस तरह की जो है पार्टियों से वाबस्ता मुस्लिम लीडरान को भी संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि आग को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करके कहीं आपको डस्टबिन में फेंक दिया ना जाए। आप अपना सरमाया भी लगें, आप मेहनत भी करें, लोगों को जोड़े भी, किनारे पर बैठ कर के अपने 3-3, 4-4 महीने तक ऐसी कोशिशें करें कि जैसे एक अपने घर की शादी, बेटी की शादी के लिए कोशिशें होती हैं, और आखिर में आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। और आप फिर उनके घर की दहलीज में भीख मांगने के लिए चले जाएं अपने कुछ हुकूक के लिए, खुशामदी करते हुए। चापलूसी करने पर ही आपको इनाम मिले, खुशामदी करने पर ही आपको इनाम मिले, और उनकी मुखालिफत में बोलने की वजह से आपको पार्टी से निकाल बाहर करने के बाद फिर गिरफ्तारी की तलवारें आप पर लटकती रहें और सिक्योरिटी एजेंसियों की तलवारें आप पर लटकती रहें, आपका ब्लैकमेल हो जाए। ये कहाँ की नुमाइंदगी है और ये कहाँ की सियासी कायदीन की जो है ये हिमायत है? इस बात को सोचना होगा। नाज़रीन गिरामी, कुछ खबरें थी, लेकिन चूंकि इस मामले पर ज़्यादा बहस हो गई है, मैं यहाँ पर भी रख लूँगा। हाँ, अलबत्ता चलते चलते जो है ये खबर ज़रूर आप लोगों के सामने रखूँगा कि जो है इस वक्त इसराइल ने हिजबुल्लाह से भरपूर जंग के लिए तैयारियाँ तेज़ कर दी है। एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने आ रही है, और ये ब्लूमबर्ग एजेंसी ने इंकिशाफ किया है कि ईरान और उससे मुंसलिक मलेशियाओं के साथ तनाज़ात में बढ़ते हुए ख़तरात की रोशनी में इसराइल ने लबनानी हिजबुल्लाह के साथ मुमकिना जामे जंग के लिए अपनी तैयारियों को मुकम्मल तौर पर तेज़ कर दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि लबनान और इसराइल में बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है जंग होने वाली है। अगर जैसे मिसाल के तौर पर फ़ौज ने एक बयान में कहा कि इसराइल इस वक्त मुल्क के शिमाल में ज़मीनी, बहरी, फ़िज़ाई अफवाज के लिए इजाफी फ़ौजी तरबियत का अहतमाम कर रहा है। इस महाज पर दुश्मन का मुकाबला करने के मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। फ़ौज ने अपने बयान में मजीद कहा है कि इलाके में मकामी कमांडरों को ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी है ताकि लड़ाई जारी रखने की तैयारियों में तेज़ी लाई जा सके। इसराइली फ़ौज को फ्रंट लाइन पर तेज़ी से वसी पैमाने पर मुतहरिक करने के लिए इजाफी स्टोरेज की सहूलियात कायम की जा रही हैं। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी आज खबर आ जाती है कि हिजबुल्लाह ने इसराइली यहूदी बस्ती मेरोन पर रॉकेटों की बारिश कर दी है और इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसकी खबर जो है सामने नहीं लाई जा रही। ये खबर दरअसल कल हफ्ते के रोज़ की है, जहां लबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि उसके अरकान ने शिमाली इसराइल में मेरोन बस्ती और आसपास की बस्तियों पर दर्जनों कात्यूशा रॉकेटों से बमबारी की है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि इस्लामी मुजाहमत के मुजाहिदीन ने मेरोन बस्ती और आसपास की बस्तियों पर दर्जनों इन रॉकेटों की बमबारी की, और फिर जो है ख़ास तौर पर अलक़ज़्ज़ा, मारकाबा, सरबैन के कस्बों पर हमले किए गए। ये सब के सब जो है जुनूबी देहात हैं इसराइलियों के, और बमबारी गज़ा की पट्टी में हमारे साबित कदम फ़िलिस्तीनी अवाम की हिमायत और उनकी बहादुराना मुजाहमत की हिमायत में की गई खबर आ रही। इसी जो है हमले के बाद में आज जो है ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि इसराइल ने जो है लबनानी हिजबुल्लाह पर हमला करने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। इस दरमियान में खबर निकल करके आते हैं नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 32 जो है शहरी शहीद हुए हैं गज़ा की पट्टी में। 69 लोग ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पतालों में दाखिल किया गया है। अपनी रोज़ाना की अपडेट में वज़ारत सेहत ने तस्दीक की गुज़श्ता 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल जारियत में 34,388 और 77,437 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और शहीद होने वालों की तादाद यानी 34,500 के करीब पहुँच चुकी है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सहनी जहन्नमी गुंडे लगातार हर दिन शहीद कर रहे हैं। उनकी तादाद 50 और सैकड़ों के करीब होती है। पूरी दुनिया खामोश बैठी है।
नाज़रीन मुझे इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।